वेलकम टू राजस्थान जीके ट्रेनिंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी एनिमल अटेंडेंट पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2023-24 की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का राजस्थान जीके ट्रेनिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों ये अपना पशु परिचर स्पेशल दोस्तों राजस्थान जीके का 16वां मॉडल पेपर है साथियों। पशु परिचर स्पेशल राजस्थान जीके का 16वां मॉडल पेपर है। अगर आपने अभी तक 15 मॉडल पेपरों को हल नहीं करा तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर के सभी मॉडल पेपर को एक बार देखकर जरूर आना दोस्तों, आपको बड़ा फायदा मिलने वाला है। उसके बाद इस 16वें मॉडल पेपर की तरफ अग्रसर होने का प्रयास करना। तो चलिए बिना किसी विलंब के पहले प्रश्न से अंत तक आपको ले चलता हूं। तो पहला प्रश्न आपके लिए है दोस्तों, सही जवाब देना, सभी के सभी लग जाना दोस्तों, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। विजय सिंह पथिक टोडगढ़ जेल में थे, बिल्कुल थे भाई साहब। विजय सिंह पथिक को टोडगढ़ जेल में ही रखा गया था, ठीक है। और अर्जुन लाल सेठी को बेलूर जेल में, बिल्कुल। केसरी सिंह बारेट को हजारीबाग जेल में, बिल्कुल। लेकिन जोरावर सिंह को बरेली की जेल में नहीं रखा गया था। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर है, आ जाएगा साथियों, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आ जाएगा। एक तरफ जेल है और एक तरफ है स्वतंत्रता सेनानी, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न है साथियों कि राजस्थान महिला परिषद की स्थापना उदयपुर में 1947 में किसके द्वारा हुई थी। तो दोस्तों राजस्थान में महिला परिषद की स्थापना उदयपुर में 1947 में दोस्तों आपसे पूछ ले किसके द्वारा की गई थी, तो आपको बताना है शांता त्रिवेदी के द्वारा। जी हां दोस्तों, शांता त्रिवेदी के द्वारा राजस्थान महिला परिषद की स्थापना उदयपुर में 1947 में हुई थी, ठीक है। चलिए तीसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, जमनालाल बजाज ने स्थापना की थी, तो बता दीजिए जमनालाल बजाज ने किसकी स्थापना की थी। बिल्कुल ही सरल प्रश्न है, सबको बताना है दोस्तों, सबको इसका जवाब देना है दोस्तों। जमनालाल बजाज ने स्थापना की थी, तो जमनालाल बजाज ने साथियों जयपुर प्रजा मंडल की स्थापना की थी। जी हां साथियों, जयपुर प्रजा मंडल की स्थापना की थी। अगर आपका गलत है तो सही कर लीजिए, सही है तो तालियां बजा लीजिए, ठीक है। तो जमनालाल बजाज ने ही जयपुर प्रजा मंडल की स्थापना की थी। चलिए साथियों चौथा इंपॉर्टेंट प्रश्न है सिर्फ आपके लिए दोस्तों, 1857 के विद्रोह के समय ठाकुर कुशाल सिंह ने किस जगह विद्रोहियों का नेतृत्व किया था। तो 1857 के विद्रोह के समय, जी हां दोस्तों, 1857 के विद्रोह के समय ठाकुर कुशाल सिंह ने किस जगह विद्रोहियों का नेतृत्व किया था। तो ठाकुर कुशाल सिंह के लिए दोस्तों, ठाकुर कुशाल सिंह के लिए आहुआ शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जहां पे भी आहुआ आ जाए, आहुआ के कौन थे, ठाकुर कुशाल सिंह, ठीक है। ठाकुर कुशाल सिंह आ जाए और आहुआ पूछ ले तो आहुआ ही आपका राइट आंसर आने वाला है, ठीक है। आहुआ में इन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया था ठाकुर कुशाल सिंह ने, वहां से अंग्रेजों को एक कदम आगे नहीं बढ़ने दिया था। जी हां साथियों, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ने दिया था। चलिए पांचवा प्रश्न दोस्तों, पांचवा इंपॉर्टेंट प्रश्न है सिर्फ आपके लिए, अली चौहान डायनेस्टीज के लेखक कौन है। अली चौहान, सोनी दोस्तों, अरली चौहान। जी हां दोस्तों, अरली चौहान डायनेस्टीज के लेखक कौन है। तो उसके लेखक आपसे पूछ ले तो आपको बताना है दशरथ शर्मा। जी हां साथियों, दशरथ शर्मा के द्वारा ही अरली चौहान डायनेस्टीज पुस्तक लिखी गई थी, ठीक है, याद रहेगा। जी हां, ठीक है। चलिए छठा प्रश्न है कि मेवात क्षेत्र के अलवर जिले में जन्म लेने वाले प्रसिद्ध संत कौन थे। तो मेवात क्षेत्र के अलवर जिले में जन्म लेने वाले प्रसिद्ध संत के बारे में आपसे पूछ ले तो लालदास जी थे। जी हां दोस्तों, कौन थे, लालदास जी थे अलवर जिले के, ठीक है। चलिए सातवां प्रश्न है कि इजलास खास का गठन किसके द्वारा किया गया था। जी हां दोस्तों, इजलास खास का गठन एक महाराजा के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो उसका नाम दोस्तों आपसे पूछ ले, महाराणा। जी हां दोस्तों, महाराणा, महाराजा नहीं, महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा इजलास खास का गठन किया गया था, ठीक है। ये कमेटी थी, ठीक है, वो अपने महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा गठित की गई थी, ठीक है, याद रहेगा किसके द्वारा, इजलास खास अपने महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा गठित की गई थी, ठीक है। चलिए आठवां प्रश्न सुमिलित कीजिए, एक तरफ है हस्तशिल्प और उसके उत्पादक, ठीक है, और एक तरफ है स्थान। तो कौन सा इसमें से सुमिलित आ जाएगा, इसके बारे में अपन को बताना था साथियों। तो बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। तो चलिए, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए बादला अपने कहां का प्रसिद्ध है दोस्तों। बादला अपने, देखिए मैं आपको ऑप्शन यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। तो बादला यहां पे तो अपना तीसरा नंबर का है पाव रजाई। कौन सी है, पाव रजाई। और चौथा है दोस्तों अपने खैसला, ठीक है, खैसला, ठीक है। और इधर है जोधपुर, तीसरे नंबर पे जोधपुर है। और चौथे नंबर पे है दोस्तों अपने टोंक,
ठीक है, टोंक, तो मैं आपको बता भी दूंगा, ठीक है, याद रखना दोस्तों। जो अपने बादल है, बादल अपने जोधपुर का प्रसिद्ध है, ठीक है, बादल अपने जोधपुर का प्रसिद्ध है। और वहीं बात करें दोस्तों, वहीं नर्मदा बात करें तो नर्मदा अपने टोंक का प्रसिद्ध है, ठीक है, नर्मदा टोंक का प्रसिद्ध है। और पाव रजाई आपसे पूछ रहे तो पाव रजाई अपने जयपुर की प्रसिद्ध है, और खैसला अपने लेटा का प्रसिद्ध है, ठीक है, तो ये अपन को याद रखना है, ठीक है। जैसे ये आ गए ऑप्शन नंबर, ठीक है, तो पाव रजाई अपने कहाँ की है, आपको पता है जयपुर की है, और खैसला अपने कहाँ का है, खैसला अपने यहाँ का है, लेटा का, ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर आ जाएगा। चलिए साथियों, अब बढ़ते हैं नवे प्रश्न की ओर। तो नवा प्रश्न है, मारवाड़ के किस शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। मेवाड़ में तो महाराणा प्रताप, और मारवाड़ में कौन? जी हाँ दोस्तों, बता दीजिए मारवाड़ में कौन? तो मारवाड़ के ऐसे कौन से शासक थे जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार बिल्कुल नहीं की थी? बिल्कुल बिल्कुल, रावचंद्र सेन। जी हाँ दोस्तों, रावचंद्र सेन, मारवाड़ का इनको प्रताप भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए 10वां प्रश्न है दोस्तों, 10वां प्रश्न कि सीताराम लालस का संबंध रहा है, तो सीताराम लालस का संबंध किससे रहा है दोस्तों? बता दीजिए, सीताराम लालस का संबंध किससे रहा है? जी हाँ दोस्तों, राजस्थानी शब्दकोश से रहा है सीताराम लालस का संबंध। अगला है, जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुलदेवी कौन है? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, जैसलमेर की जो भाटी राजवंश है उसकी जो कुलदेवी है वो है स्वाइंगा माता। कौन है? स्वाइंगा माता। चलिए 12वां प्रश्न है कि बूंदी रियासत के अंतिम आधिकारिक शासक कौन थे? तो बूंदी रियासत के अंतिम आधिकारिक शासक आपसे पूछ ले कौन थे, तो वो थे महाराव राजा बहादुर सिंह। जी हाँ दोस्तों, बूंदी रियासत के अंतिम शासक थे कौन थे? बहादुर सिंह जी, ठीक है, महाराव राजा बहादुर सिंह जी, ठीक है। चलिए बूंदी के शासकों के आगे नाम के आगे महाराव लगता था, ठीक है, ये उनकी उपाधि थी। चलिए 13वां प्रश्न है कि हरदेव जोशी पत्रकारिता एवं जन संचार विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों इंपॉर्टेंट है, हरदेव जोशी पत्रकारिता एवं जन संचार विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो आपसे पूछ ले तो आपको बताना है जयपुर में है। जी हाँ दोस्तों, जयपुर में है, बांसवाड़ा में नहीं है, अलवर में नहीं है, उदयपुर में नहीं है। कहाँ पे है? जयपुर में है, हरदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, ठीक है, कहाँ पे है? जयपुर में स्थित है। कहाँ है? कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। चलिए 14वां प्रश्न दोस्तों, बेगती गांव जो अपने फलोदी में है, फलोदी कहाँ पे थी? जोधपुर में, ठीक है, लेकिन अब फलोदी नया जिला बन चुका है, ठीक है। तो बेगती गांव फलोदी में किस लोक देवता का मुख्य मंदिर स्थित है? तो बेगती गांव फलोदी में दोस्तों आपको पता होना चाहिए हड़बूजी का मुख्य मंदिर स्थित है। जी हाँ दोस्तों, हड़बूजी महाराज का मुख्य मंदिर स्थित है, ठीक है। चलिए 15वां प्रश्न है कि गुरुद्वारा बुद्ध जोहड़ राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों गुरुद्वारा बुद्ध जोहड़ आपसे पूछ ले कहाँ पे है? गुरुद्वारा बुद्ध जोहड़, जी हाँ दोस्तों, गुरुद्वारा बुद्ध जोहड़ आपसे पूछ ले कहाँ पे है, तो आपको बताना है श्री गंगानगर में। जी हाँ दोस्तों, श्री गंगानगर में है गुरुद्वारा बुद्ध जोहड़, ठीक है। चलिए 16वां प्रश्न, भीलों द्वारा लकड़ी सॉरी दोस्तों, लकड़ी नहीं है, लड़की है, ठीक है, लड़की, ठीक है। तो भीलों के द्वारा लड़की के विवाह के समय घर की दीवार पर बनाए जाने वाले लोक देवी के चित्र क्या कहलाते हैं, या उनको क्या कहा जाता है? तो भीलों द्वारा जब लड़की का विवाह होता है तब उनकी दीवारों पर एक चित्रकारी की जाती है, उस चित्रकारी को दोस्तों बराड़ी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, मांडना नहीं कहते, फड़ नहीं कहते, तहनसिया नहीं कहते, बराड़ी के नाम से जाना जाता है। भीलों की भाषा में बराड़ी कहते हैं उन चित्रों को। क्या कहते हैं साथियों? बराड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? बराड़ी कहते हैं। चलिए 17वां प्रश्न, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम द्वार पांडनपोल। जी हाँ दोस्तों, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम द्वार पांडनपोल के पास बने चबूतरे पर निम्न में से किसका स्मारक बना हुआ है? तो इनमें से किसका स्मारक बना हुआ है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में दोस्तों अपने कल्लाजी राठौड़ का स्मारक बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ, कल्लाजी राठौड़ का स्मारक बना हुआ है। बोलिए कल्लाजी महाराज की जय, ठीक है। चलिए 18वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और बिल्कुल ही सरल प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है, ठीक है। एक तरफ है, एक तरफ कौन है? एक तरफ दोस्तों कवि हैं, ठीक है, एक तरफ कवि हैं, विद्वान हैं, और दूसरी तरफ है उनके द्वारा रचित कुछ ग्रंथ, ठीक है, इनको मिलाना है। और बिल्कुल ही आसान है दोस्तों मिलाना, बिल्कुल ही आसान है मिलाना, बिल्कुल ही आसान है। तो गोविंद जी के द्वारा लिखित है द्वार दीपिका, ठीक है। और नाथा के द्वारा अपने दोस्तों वास्तु मंजरी लिखी गई थी, ठीक है, नाथा के द्वारा। और मंडन के द्वारा देव मूर्ति प्रकरण लिखा गया था, और दोस्तों कुंभा के द्वारा संगीत राज लिखा गया था। तो ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर आ जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए
अगला प्रश्न दोस्तों बिल्कुल ही सरल प्रश्न है। लोक कथा देव नारायण जी की फड़ के गायन में कौन सा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों देव नारायण जी की फड़ में दोस्तों आपको पता होना चाहिए, वाद्य यंत्र आपने पढ़ रखा है तो आपका ये गलत हो ही नहीं सकता साथियों, गलत हो ही नहीं सकता। जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, जंतर का प्रयोग किया जाता है देव नारायण जी की फड़ को बांसते समय, ठीक है, भोपे के द्वारा, ठीक है। चलिए 20वां प्रश्न है। राजस्थान की वह परंपरा जिसमें दूल्हे की बारात के घर से चले जाने के बाद घर की स्त्रियों द्वारा एक लोक नाट्य किया जाता है और वो लोक नाट्य दोस्तों टूंटिया के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, टूंटिया के नाम से उसको जाना जाता है और आप सबको पता भी होगा। 21वां प्रश्न दोस्तों आपके लिए कि सन 1907 में चूरू में स्वामी गोपाल दास ने किस सभा की स्थापना की थी? दोस्तों तो चूरू में स्वामी गोपाल दास ने दोस्तों सर्वहितकारिणी, जी हाँ दोस्तों, सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना की थी चूरू में, ठीक है। चलिए 22वां प्रश्न, कवि एवं चित्रकार नागरीदास के रूप में कौन प्रसिद्ध था? तो कवि एवं चित्रकार दोनों थे दोस्तों, दोनों के गुण थे इसमें, कवि भी थे और चित्रकार भी थे। उनका नाम था नागरीदास। के रूप में कौन प्रसिद्ध है, यानी कि नागरीदास उनकी उपाधि है, तो इसके रूप में वो कौन प्रसिद्ध थे? तो वो थे राजा सावंत सिंह। जी हाँ दोस्तों, एक राजा थे सावंत सिंह, वो प्रसिद्ध थे नागरीदास के रूप में। सावंत सिंह दोस्तों कवि होने के साथ साथ एक अच्छे चित्रकार भी थे और राजा तो थे ही, ठीक है। चलिए 23वां प्रश्न साथियों कि जयदयाल सोनी और चेतराम संबंधित है। बिल्कुल ही सरल प्रश्न है दोस्तों और इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना कि जयदयाल सोनी और चेतराम, जी हां दोस्तों, जयदयाल सोनी और चेतराम दोस्तों अपने तुर्रा कलंगी ख्याल से संबंधित है, तुर्रा कलंगी ख्याल से संबंधित है। चलिए 24वां प्रश्न है, कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किस कला से है? दोस्तों कृपाल सिंह शेखावत का संबंध आपसे पूछ लेना किस कला से है, तो आपको बताना है दोस्तों ब्लू पोट्री से। जी हां दोस्तों, ब्लू पोट्री से संबंधित है कृपाल सिंह शेखावत, ठीक है। 25वां प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध और वर्ष सही सम्मिलित नहीं है? एक तरफ है वर्ष और एक तरफ है घटित युद्ध की घटनाएं, कौन सा सही सम्मिलित नहीं है इसके बारे में आपको बताना है, इसके बारे में आपको बताना है। खातौली का युद्ध 1517 में होता है, बिल्कुल ही सही है। खानवा का युद्ध 1527 में होता है, ये भी बिल्कुल सही है। क्या सामेल का युद्ध, बता दीजिए दोस्तों, सामेल का युद्ध 1562 में हुआ था क्या? सामेल का युद्ध 1562 में हुआ था क्या? इसका सही जवाब आप दोगे दोस्तों। कब हुआ था, कब हुआ था, नीचे कमेंट के माध्यम से बताओ। अगर नहीं पता तो कमेंट चेक कर लो, पता लग जाएगा, कमेंट चेक कर लो, पता लग जाएगा। हरमाड़ा का युद्ध कब हुआ था? 1557 को हुआ था, ठीक है। चलिए 26वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से यूनानी शासक मिनांडर की मुद्राएं प्राप्त हुई है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से यूनानी शासक मिनांडर की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं? तो दोस्तों यहां से अपने कहां से हुई है? जी हां, बैराट से हुई है दोस्तों, बैराट से हुई है। 27वां प्रश्न है कि फतुहा ए आलमगिरी के लेखक कौन है? फतुहा ए आलमगिरी के लेखक दोस्तों आपसे पूछ लेना तो आपको बताना है ईश्वरदास नागर। कौन है? ईश्वरदास नागर। आप कहोगे सर ये तो हम नाम देख के ही कंफ्यूज आ गए थे कि फिरोज शाह तुगलक करेंगे, औरंगजेब करें या दारा शिकोह करें, सिर्फ एक ही नाम था हिंदू का, ईश्वरदास नागर। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है साथियों, बिल्कुल हो सकता है। फतुहा ए आलमगिरी के लेखक ईश्वरदास नागर थे और ये हिंदू थे, ठीक है, बिल्कुल। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल ही सरल प्रश्न है, महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय के द्वारा। जी हां दोस्तों, महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय के द्वारा स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना की गई थी। 29वां प्रश्न है कि पंजाब के मैदानी इलाकों से मानसून पीछे हटने लगता है, कब हटने लगता है बता दीजिए दोस्तों। पंजाब के मैदानी इलाकों से मानसून पीछे हटने लगता है और वो मानसून दोस्तों मध्य सितंबर में हटने लगता है, यानी सितंबर, आधे सितंबर में हटने लगता है मानसून पीछे। चलिए 30वां प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर क्या थी? तो 2011 की जनगणना से आपके प्रश्न बनेंगे साथियों, ठीक है, 2011 की जनगणना के से ही आपके प्रश्न बनेंगे और उसके अनुसार राजस्थान में जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर क्या थी? तो ये आपसे पूछ रहे तो 21.31% थी। कितनी थी? 21.31% थी। 31वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा लिफ्ट नहर और लाभान्वित जिले सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों लिफ्ट नहर IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना की लिफ्ट नहर के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, और कौन सा इनमें सम्मिलित नहीं है इसके बारे में अपन को बताना है, ठीक है। तो कंवर यानी कि कंवर सेन कह दीजिए, फिर कुंवर सेन कह दी, यहां से अपने इस लिफ्ट नहर से गंगानगर और बीकानेर को जल जाता है। लिफ्ट नहर क्या होती है? जैसे ये लहर है, जैसे दोस्तों मैं आपको बताऊं ये नहर है, ये क्या है? नहर है, और नहर से जैसे एक टुकड़ी ये निकल गई, जैसे कुंवर सेन ये निकल गई, कुंभा राम आर्य ये निकल गई, इधर से एक
और निकल गई, एक और निकल गई। ये क्या है, यानी कि नहर की, छोटी नहर को लिफ्ट नहर कहा जाता है। उसी नहर में से दूसरी किसी अन्य नहर में पानी जाना लिफ्ट नहर कहलाता है। ठीक है, चलिए, तो कुंवर सेन बिल्कुल सही है। कुंभाराम, आर्य, जैसलमेर, बाड़मेर, ये गलत आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी अपना गलत आ जाएगा। और भी हैं दोस्तों, और भी हैं। डॉक्टर करणी अपने बीकानेर जोधपुर, डॉक्टर करणी लिफ्ट नहर अपने बीकानेर जोधपुर को लाभान्वित करती है और जयनारायण व्यास अपने जैसलमेर जोधपुर को लाभान्वित करता है। 32वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से बालू का स्तूप प्रचलित पवन की दिशा के समांतर विकसित हो जाते हैं? बालू के स्तूप यानी दोस्तों रेत के टीले। जी हां दोस्तों, रेत के टीले। तो बालू का स्तूप, निम्नलिखित में से कौन से बालू के स्तूप ऐसे हैं जो प्रचलित पवन की दिशा के समांतर विकसित हो जाते हैं? यानी जिधर हवा चलेगी उधर ही वो मुड़ जाएंगे और जिधर नहीं चलेगी उधर वो स्थिर रह जाएंगे। तो बता दीजिए दोस्तों, और ऐसे बालू के स्तूपों को दोस्तों सीप कहा जाता है। जी हां दोस्तों, अभी तक आपको नहीं पता तो याद कर लीजिए, ऐसे बालू का स्तूप को सीप कहा जाता है जो हवा की दिशा के अनुरूप बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अनुरूप आगे बढ़ते हैं। काला गुमान और तीखी क्षेत्र किसके उत्पादन के लिए जाने जाते हैं? दोस्तों काला गुमान और तीखी क्षेत्र दोस्तों अपने किसकी उत्पादकता के लिए जाने जाते हैं? बिल्कुल पन्ना के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। राजस्थान की एकमात्र स्थलीय उल्कापिंड प्रहार कैटर MIC स्थित है। तो राजस्थान की एकमात्र स्थलीय उल्कापिंड प्रहार कैटर MIC कहां पे स्थित है दोस्तों? ये है दोस्तों अपने रामगढ़ 12 में। कहां पे है? रामगढ़ 12 में। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य और जिला सम्मिलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य और जिला सम्मिलित नहीं है, इसके बारे में आपको बताना है। और बिल्कुल ही सरल प्रश्न है। सोरसिन 12 में है, बिल्कुल सही है। वन विहार, क्या वन विहार दोस्तों धौलपुर में पड़ता है? बता दीजिए, वन विहार धौलपुर में पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है, धौलपुर में पड़ता है। बंद बारेटा भरतपुर में बिल्कुल पड़ता है। केसर बाग अपने उदयपुर में नहीं पड़ता, गलत। ठीक है, चलिए दोस्तों, 36वां प्रश्न है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार झालोर, सीकर, नागौर और झुंझुनू निम्नलिखित में से किस जलवायु प्रदेश में शामिल हैं? तो झालोर, सीकर, नागौर और झुंझुनू किस जलवायु प्रदेश में शामिल है दोस्तों? किस जलवायु प्रदेश में शामिल है? BSHW जलवायु प्रदेश में शामिल है अपने कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार शेखावाटी क्षेत्र। ठीक है, चलिए 37वां प्रश्न दोस्तों, राजस्थान की निम्नलिखित पर्वत चोटियों की ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसको अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें दोस्तों तो अपन कर सकते हैं। पहले जरगा आ जाएगी, फिर रघुनाथगढ़, फिर सज्जनगढ़, फिर लीलागढ़। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जरगा बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। ठीक है, चलिए 38वां प्रश्न है, मानसून 2021 के दौरान निम्न में से किस जिले में असामान्य यानी सामान्य से 60% ज्यादा वर्षा हुई है 2021 में दोस्तों? और वो जिला आंकड़ा किस जिले का है दोस्तों? चूरू जिले का। जी हाँ दोस्तों, यानी चूरू जिले में पहले कम बारिश होती थी, लेकिन अब की बार यानी कि 2021 में दोस्तों, अब की बार तो क्या यानी कि 2 साल पहले 2021 में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई थी, 60% अधिक। चलिए 39वां प्रश्न है कि एल्फिसोल्स मृदा पाई जाती है दोस्तों। एल्फिसोल्स मृदा दोस्तों अपने कहां पे पाई जाती है? बिल्कुल जयपुर दौसा अलवर में पाई जाती है। ठीक है, जयपुर दौसा अलवर में एल्फिसोल्स मृदा पाई जाती है। 40वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले में अधिकतम आरक्षित वन क्षेत्र है? तो अधिकतम आरक्षित वन क्षेत्र अपने किस जिले में है दोस्तों? बिल्कुल बिल्कुल उदयपुर जिले में है, उदयपुर जिले में। ठीक है, 41वां है, दोहद यानी कि दोहद येलो किस फसल की उन्नत किस्म है दोस्तों? दोहद येलो अपनी किस फसल की उन्नत किस्म है? चने की है। जी हाँ दोस्तों, चने की है। ठीक है, चलिए 2011 की जनगणना के अनुसार एक और प्रश्न कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में अनुसूचित जनजाति का जिले की कुल जनसंख्या में प्रतिशत सबसे कम पाया जाता है? यानी कि कौन से जिले हैं जिनमें अनुसूचित जनजाति कम पाई जाती है, ये पूछ रहा है। तो बता दीजिए, बिल्कुल बीकानेर और नागौर में ही कम पाई जाती है अनुसूचित जनजाति। ठीक है, 43वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान का अधिकतम फेल्सपार उत्पादक है? तो फेल्सपार उत्पादक अधिकतम वो अपना अजमेर। ठीक है, कौन है? अजमेर। 44वां, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? तो अध्यारोपित नदी का उदाहरण इनमें से कौन सा है? बिल्कुल बिल्कुल बनास नदी एक अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। चलिए कथन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और अपने आंसर दीजिए। तो पहला कथन है साथियों कि राजस्थान का महाधिवक्ता कार्यालय राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार राजस्थान राज्य की गठन पर अस्तित्व में आया। और दूसरा अपना कथन है कि GC कासलीवाल राजस्थान राज्य के प्रथम अधिवक्ता बने थे। इसमें से कौन सा राइट आंसर आ जाएगा? क्या ये दोनों सही हैं क्या ये दोनों सही हैं क्या फिर इनमें से पहला सही है दूसरा गलत है? ठीक है, या फिर दूसरा सही है पहला गलत है, या फिर दोनों ही गलत है? इसके बारे में बताना है। बिल्कुल दोस्तों, आपका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों ही बिल्कुल सही है।
ठीक है, चलिए साथियों, चलिए बिना किसी विलंब के चलते हैं आगे। राजस्थान विधानसभा का सदस्य रहे बिना, जी हां दोस्तों, राजस्थान विधानसभा का सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कितने महीने तक राजस्थान के मंत्री पद पर रह सकता है? तो राजस्थान का विधानसभा पति यानी कि राजस्थान विधानसभा का सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कितने महीने तक राजस्थान में मंत्री पद पर रह सकता है? ज्यादा से ज्यादा दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने। ठीक है, कितने? 6 महीने। अटल सेवा केंद्र का नया नाम क्या कर दिया गया है? बिल्कुल सरल प्रश्न है और इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। अटल सेवा केंद्र का जो नया नाम है वो क्या कर दिया गया है? अगर आपको नहीं पता मैं आपको बता देता हूँ, राजीव गांधी सेवा केंद्र। ठीक है, राजीव गांधी सेवा केंद्र। चलिए 48वां है, वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 50 है साथियों। कितनी है? 50। जी हाँ, 50 है। चलिए 49वां प्रश्न है, राजस्थान सरकार ने विधायक क्षेत्रीय विकास योजना में 2021-22 के लिए विधायक निधि बढ़ाकर कर दी है। तो विधायक निधि दोस्तों बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए कर दी है। ठीक है, और लास्ट प्रश्न आज के इस वीडियो का कि राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने से पहले जस्टिस पंकज मित्तल कहाँ के मुख्य न्यायाधीश थे? तो जस्टिस पंकज मित्तल दोस्तों वर्तमान में राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, राजस्थान उच्च न्यायालय क्या है? मुख्य न्यायाधीश हैं। वो पहले दोस्तों अपने जम्मू एंड कश्मीर उच्च न्यायालय के क्या थे? मुख्य न्यायाधीश रहे थे। ठीक है, इसके बाद अब राजस्थान के बने हैं। ठीक है, तो ये थे अपने 50 प्रश्न। आपके 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए? ईमानदारी से नीचे कमेंट के माध्यम जरूर बताकर जाना। 25 प्रश्न भी आपके सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही शानदार और जोरदार चल रही है। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले मॉडल पेपर के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।